एकांश और रूहानिका का कमरा। कमरे में आकर रूहानिका कहती है, आपने ये सब किया है ना? एकांश उसे देखकर कहता है, हाँ मैंने ये सब किया है क्योंकि ये ज़रूरी था और आप चिंता मत करिए, इसमें आपका नाम कहीं भी नहीं आएगा। और उसने आपके खिलाफ़ जो भी उसने प्रूफ रखे थे आपको ब्लैकमेल करने के लिए, वो भी मैंने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। तो अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। रूहानिका उसकी बातें सुनकर भरी आंखों से उसे देखकर कहती है, थैंक यू सो मच एकांश जी, इतना सब कुछ करने के लिए। एकांश उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, पति पत्नी के रिश्ते में थैंक यू जैसे शब्द का यूज़ नहीं होता, तो आज के बाद हमारे रिश्ते में थैंक यू की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हाँ। रूहानिका उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाती है तो एकांश हल्के से झुककर उसके माथे पर अपने होंठ से छूकर कुछ देर स्थिर खड़ा रहता है, जिससे रूहानिका आंखें बंद करके उसके स्पर्श को महसूस करने लगती है। कुछ समय बाद एकांश उससे अलग होकर उसके गालों को प्यार से छूकर कहता है, अब मैं चलता हूँ क्योंकि ऑफिस में आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है मेरी, और आप अपना ख्याल रखिएगा और टाइम पर लंच कर लीजिएगा, ओके? रूहानिका उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाकर कहती है, आप भी अपना ख्याल रखिएगा और टाइम पर लंच कर लीजिएगा, बाय। एकांश भी बाय कहकर अपना ऑफिस बैग उठाकर वहाँ से चला जाता है। एकांश के जाने के बाद रूहानिका कुछ समय पहले की नज़दीकियाँ याद करके खुद में मुस्कुराने लगती है। तभी रियाज वहाँ आता है और कमरे के दरवाजे पर नॉक करता है, जिससे रूहानिका होश में आकर रियाज को दरवाजे के पास खड़ा देखकर कहती है, रियाज आओ अंदर। रियाज मुस्कुराकर अंदर आता है और रूहानिका का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बैठाकर ज़मीन में उसके पैरों के पास बैठता है, जिससे रूहानिका घबराकर कहती है, रियाज वहाँ क्यों बैठ रहे हो, यहाँ बेड पर बैठो। रियाज उसे शांत करवाते हुए कहता है, अरे भाभी शांत हो जाइए, आप इतना क्यों घबरा रही हो? मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, पर पहले आप प्रॉमिस करो कि आप हमारे बीच की बात भाई को नहीं बताओगी। रूहानिका उसकी बात सुनकर कुछ पल सोच में पड़ जाती है, पर फिर कुछ सोचकर कहती है, ठीक है नहीं बताऊंगी, अब तुम पहले ऊपर बेड पर बैठो फिर बताओ क्या बात है। रियाज उसकी बात सुनकर उत्साहित होकर बेड पर बैठकर कहता है, भाभी किसी लड़की से अगर अपने दिल की बात कहनी हो तो क्या करना चाहिए? आई मीन उसे कैसे बताना चाहिए? रूहानिका उसकी बात सुनकर शरारत से कहती है, ओह तो लड़की का मामला है, वैसे कौन है वो लकी गर्ल? हाँ। रियाज हल्का सा शर्माते हुए कहता है, वो एक्चुअली मेरे कॉलेज से मेरे साथ ही है। आई मीन कॉलेज में जब मुझे मिली थी तभी से मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उसके बाद उसकी फैमिली में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, तो मैंने उसे हमारी कंपनी में जॉब दिलवा दी। इन सब में भी उसने कभी मुझे फेवर नहीं लिया, जॉब भी उसने अपनी काबिलियत पर ही हासिल की। उसकी इन सब बातों ने मेरा दिल जीत लिया एंड आई स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विद हर, बट नाउ आई थिंक मुझे उसे अपने दिल की फीलिंग्स कन्फेस कर देनी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। रूहानिका उसकी बातें सुनकर मुस्कुराकर कहती है, हाँ क्यों नहीं, वैसे कांग्रेचुलेसन्स। रियांश मुस्कुराकर कहता है, थैंक यू। अच्छा चलिए अब जल्दी से मुझे कोई आइडिया दीजिए, क्योंकि आप एक लड़की हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि एक लड़की को कैसा प्रपोजल पसंद आएगा। रूहानिका उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर कुछ सोचते हुए कहती है, एक लड़की को कभी भी लग्जीरियस प्रपोजल नहीं चाहिए होता है, वो हमेशा ऐसा प्रपोजल चाहती है जो उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा बन जाए। तो तुम्हें उसे किसी दिन बाहर लेकर जाना है और वो पूरा दिन तुम्हें उसके साथ बिताना है, जिसमें तुम्हें उसकी सारी पसंदीदा चीज़ें करनी चाहिए, और फिर दिन के अंत तक उसे एक अच्छी सी जगह लेकर जाओ जो बहुत स्पेशल हो और वहीं उसे प्रपोज कर दो। आई एम 101% श्योर कि उसे वो बहुत पसंद आएगा। रियांश उसकी बातें सुनकर उसे साइड से गले लगाकर कहता है, यू आर द बेस्ट भाभी। अच्छा अब मैं चलता हूँ, कल संडे है तो कल ऑफिस की हॉलीडे भी होगी, तो कल ही उसे ले जाऊँगा। रूहानिका मुस्कुराकर कहती है, हाँ क्यों नहीं, और सुनो बताना ज़रूर कि उसका रिएक्शन क्या था। वैसे उसका नाम क्या है? रियांश हल्का सा शर्माकर कहता है, उसका नाम श्रद्धा है। रूहानिका उसे शरारत से चिढ़ाते हुए कहती है, ओह श्रद्धा, और रियांश यानी श्रद्धांश? हाँ। रियांश उसकी बात पर शर्माकर कहता है, क्या भाभी आप भी? चलिए मैं चलता हूँ, बाय। शाम को ऑफिस से आकर आपसे आगे की प्लानिंग करूँगा, ओके? रूहानिका ओके बाय कहती है तो रियांश वहाँ से चला जाता है। रूहानिका जाकर दरवाज़ा बंद करके अपने कपड़े चेंज करती है,
बैठकर एक बुक निकालकर बुक पढ़ने लगती है। रूहानिका बुक में इतना खो जाती है कि उसे समय का पता ही नहीं चलता। दोपहर में स्वर्णा जी आकर उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक करती हैं। तब वो अपनी किताब की ख्याली दुनिया से बाहर दरवाज़ा खोलकर स्वर्णा जी को देखकर कहती है, माँ आप मुझे बुला लेती, मैं खुद आ जाती। स्वर्णा जी कहती हैं, बेटा दोपहर के खाने का समय हो गया है तो इसलिए बुलाने आई थी, तो चले नीचे। रूहानिका हाँ में सिर हिलाकर उनके साथ नीचे चली जाती है। नीचे डाइनिंग हॉल में सावित्री जी, पूजा जी, शिवांश और नित्या अपनी अपनी जगह पर बैठे रूहानिका और स्वर्णा जी के आने का इंतजार कर रहे थे। रूहानिका को देखते ही नित्या ड्रामा करते हुए कहती है, थैंक गॉड भाभी आप आ गईं, वरना मुझे तो लगा था आज मैं बिना खाना खाए ही पड़ूंगी। उसकी बात सुनकर रूहानिका को गिल्ट होता है कि उसकी वजह से सबको भूखा रहना पड़ा। पूजा जी नित्या के कान खींचते हुए कहती हैं, अभी तो कह रही थी कि बाहर से ऑलरेडी खाकर आई हो और यहाँ ड्रामा कर रही हो। फिर रूहानिका से, बुरा मत मानना बेटी, ये थोड़ी पागल है। रूहानिका उनकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराकर नामे सिर हिलाती है, फिर अपनी जगह पर बैठ जाती है। तो नित्या अपना कान पूजा के हाथ से छुड़ाकर कहती है, आउश मम्मा, मैं तो बस भाभी को छेड़ रही थी, आपने इतनी तेज़ी से क्यों खींचा, दर्द हो रहा है अब मेरे कान में। शिवांश उसकी बात सुनकर कहता है, चाहे कितने भी एक्सक्यूज़ दे दो, टेस्ट तो तुम्हारा आज होगा ही भाई के आने पर। उसकी बात सुनकर नित्या मुँह बनाकर उसे देखती है, फिर अपना खाना खाने लगती है। तो बाकी सब भी अपना अपना खाना खाने लगते हैं, जिसमें शिवांश बीच बीच में उन्हें अपने कॉलेज की बातें बता रहा था। वहीं नित्या तो सदमे में थी अपने टेस्ट के बारे में सोचकर। खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं रेस्ट करने। रूहानिका भी कमरे में आकर कुछ देर के लिए सो जाती है, क्योंकि इन दिनों उसे बिल्कुल आराम नहीं मिल पा रहा था। शाम को 7 बजे सारे जेंट्स घर वापस आते हैं तो हॉल में सन्नाटा देखकर उन्हें अजीब लगता है। इसलिए राजवीर जी सोफे पर बैठते हुए मेड से पूछते हैं, सब कहाँ हैं। मेड कहती है, बड़ी मैडम तो शाम की पूजा करके अपने कमरे में आराम कर रही हैं, बड़ी बहू और छोटी बहू भी अपने कमरे में हैं, शिवांश बाबा और नित्या बीबी जी भी अपने कमरे में पढ़ रहे हैं और रूहानिका मैडम भी अपने कमरे में हैं। राजवीर जी उसे जाने का इशारा करके अपने कमरे की ओर चले जाते हैं तो बाकी सब भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। एकांश चैम्बर में आकर देखता है तो पूरे चैम्बर में लाइट्स डिम थी। एकांश लिविंग रूम से होते हुए कमरे में आता है जहाँ रूहानिका बेड पर आराम से सो रही थी। रूहानिका को सोता देखकर एकांश बिना किसी आवाज़ के अपना ऑफिस बैग सोफे पर रखता है और क्लोसेट रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद एकांश फ्रेश होकर कपड़े चेंज करके बाहर आता है तो उसका फ़ोन बजता है, जिससे रूहानिका की नींद खुल जाती है। एकांश फ़ोन उठाकर देखता है तो स्पैम कॉल देखकर फ़ोन चार्जिंग पर लगाकर जैसे ही पीछे मुड़ता है, सामने रूहानिका को अचानक देखकर डर जाता है। रूहानिका उसे डरता देखकर कहती है, क्या हुआ। एकांश अपने सीने पर हाथ रखकर एक गहरी सांस छोड़कर कहता है, ऐसे कोई करता है क्या, आपके अचानक सामने आ जाने पर मैं डर गया था। रूहानिका उसकी बात पर झेंप कर कहती है, आई एम सॉरी, मेरा मकसद आपको डराने का नहीं था। वैसे कब आए आप। एकांश कहता है, बस अभी कुछ देर पहले। रूहानिका उसे देखकर कहती है, मुझे उठाया क्यों नहीं। एकांश मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि आप सुकून से जो सो रही थीं और मैं आपकी सुकून भरी नींद बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। उसकी बात सुनकर रूहानिका हल्का सा शर्माकर अपनी जुल्फों को कान के पीछे करती हुई कहती है, फिर भी आपको उठा देना चाहिए था। एकांश शरारत से उसे देखकर कहता है, वैसे आप सोते हुए काफ़ी प्यारी लग रही थी। एकांश की बात सुनकर रूहानिका शर्माकर दूसरी तरफ मुड़कर कहती है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तब तक आप नीचे जाइए। एकांश कहता है, साथ में चलेंगे, आप आइए फिर साथ चलेंगे। रूहानिका सिर हिलाकर बाथरूम चली जाती है। कुछ समय बाद रूहानिका फ्रेश होकर बाहर आती है तो एकांश से कहती है, चले। एकांश सिर हिलाकर उसके साथ नीचे चला जाता है। नीचे सब हॉल में बैठे बातें कर रहे थे, सिवाय शिवांश और नित्या के। एकांश राजवीर जी के बगल में बैठते हुए पूजा जी से पूछता है, छोटी माँ, शिव और छोटी कहाँ है। पूजा जी चाय का कप उसे देते हुए कहती हैं, वो दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, तुमने टेस्ट लेने को कहा था ना, तो उसकी ही तैयारी कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर एकांश सिर हिलाकर चाय पीने लगता है। कुछ देर बाद एकांश चाय पीकर शिवांश के रूम में जाता है और नित्या को भी वहीं बुलाता है। फिर दोनों का टेस्ट लेकर दोनों को आगे का पढ़ाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रियांश रूहानिका से श्रद्धा को प्रपोज करने का आइडिया लेने लगता है, साथ ही सारी प्लानिंग भी करने लगता है।
इन सब में दोनों ही समय का ध्यान नहीं देते और डिनर का टाइम हो जाता है। डिनर के टाइम पर एकांत शिवांश और नित्या को ब्रेक लेने का कहकर रूहानिका को बुलाने कमरे में जाता है तो उसे रूहानिका और रियांश के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे एकांत अंदर जाकर देखता है तो रूहानिका और रियांश बालकनी में झूले पर बैठे किसी बात पर हंस रहे थे। रूहानिका के चेहरे की खुशी देखकर एकांत को एक सुकून का एहसास होता है और उसके होंठों पर भी एक मुस्कुराहट तैर जाती है। एकांत आगे बढ़कर दोनों के पास जाकर कहता है, चलो डिनर का टाइम हो गया है। उसकी आवाज़ सुनकर दोनों उसे देखते हैं और हंसना बंद कर देते हैं, जिससे एकांत को दाल में कुछ काला लगता है, पर वो ज़्यादा ध्यान न देकर उन्हें साथ नीचे चलने को कहता है। नीचे आकर तीनों सबके साथ मिलकर डिनर करते हैं, फिर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। एकांत और रूहानिका भी कमरे में आकर कुछ देर बालकनी में झूले पर साथ में बैठते हैं, फिर कमरे में आकर बेड पर लेट जाते हैं। रूहानिका के लेटते ही एकांत उसके पास खिसक कर उसे अपनी बाहों में भरकर उसके माथे को चूमकर कहता है, गुड नाइट रू। एकांत के ऐसा कहने पर रूहानिका की सांसें और दिल की धड़कन तेज हो जाती हैं, जिन पर काबू पाकर वो धीरे से कहती है, गुड नाइट एकांत जी। फिर एकांत और रूहानिका एक दूसरे की बाहों में सुकून की नींद में समा जाते हैं। अगली सुबह रूहानिका की नींद खुलती है तो वो खुद को एकांत की बाहों में पाती है, जिससे उसकी नज़र शर्म से झुक जाती है। फिर वो एकांत को सोते देखकर धीरे से अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाती है और उसके माथे पर आए बालों को पीछे कर उसके चेहरे को गौर से देखते हुए मन ही मन सोचती है, कितने प्यारे लगते हैं एकांत जी सोते हुए, एकदम किसी मासूम बच्चे की तरह। मेरे साथ इतना सब होने के बावजूद आपने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा एकांत जी। मुझे नहीं पता कि आजकल जो एहसास मुझे होते हैं वो प्यार है या सिर्फ पसंद, पर हाँ इतना ज़रूर पता है कि जो भी है शिद्दत से है। इतना सोचकर वो मुस्कुरा देती है। तभी एकांत नींद में हलचल करता है, जिससे रूहानिका झट से अपना हाथ उसके चेहरे से दूर करके आंखें मूंदकर सोने का नाटक करने लगती है। एकांत कसमसाकर दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाता है तो रूहानिका घड़ी में समय देखकर बेड से उठते हुए क्लोसेट रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद रूहानिका नहाकर रेड कलर का सूट डालकर तैयार होकर बाहर आती है तो एकांत को सोता देखकर बिना उसे डिस्टर्ब करे नीचे चली जाती है। नीचे आकर रोज की तरह स्वर्णा जी, सावित्री जी और पूजा जी उसे पूजा करते देखते हैं तो वो भी उनके पास आकर आंखें मूंद हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं। पूजा करके स्वर्णा जी पूरे घर को आरती दिखाती है, फिर बाकी सब आरती लेते हैं। सावित्री जी कहती हैं, चलिए अब नाश्ते की तैयारी करिए जाकर बड़ी बहू, और छोटी बहू आप बच्चों को उठाइए जाकर, और गुड़िया आप मेरे साथ बैठिए। उनके कहने पर स्वर्णा जी और पूजा जी चली जाती हैं और रूहानिका सावित्री जी के साथ हॉल में रखे सोफे पर बैठ जाती है तो सावित्री जी उसे एकांत और बाकी बच्चों के बचपन के बारे में बताने लगती हैं। नाश्ते के समय सब साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी रियांश जो रूहानिका के राइट साइड बैठा था वो रूहानिका की तरफ झुककर उसके कान में फुसफुसाकर कहता है, भाभी आज मैं श्रद्धा को ले जाने वाला हूँ बाहर। रूहानिका ने भी उसके कान में फुसफुसाकर कहा, ऑल दी बेस्ट, मेरी नाक मत कटवाना, ओके। रियांश उसे देखकर धीरे से कहता है, ओके, पर बहुत नर्वसनेस हो रही है। रूहानिका उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे देखकर कहती है, नर्वस मत हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कर सकते हो। रियांश उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराता है तो रूहानिका भी मुस्कुरा देती है। वहीं एकांत जो कि रूहानिका के लेफ्ट साइड बैठा था वो दोनों को फुसफुसाते देखकर कंफ्यूज हो जाता है और मन ही मन सोचता है, ये दोनों कल से कुछ ज़्यादा ही आपस में लगे हैं, आखिर बात क्या है। इतना सोचकर वो रूहानिका की तरफ झुककर उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है, पर तभी रियांश की नज़र एकांत पर पड़ जाती है और उसे झुकते देखकर रियांश रूहानिका से दूर होकर उसकी बगल में देखने का इशारा करता है। रूहानिका रियांश का इशारा समझकर बगल में देखती है तो एकांत को अपने करीब देखकर उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, जिन पर काबू पाकर वो एकांत को देखकर अपनी बहुएं उचकाती है तो एकांत सक पकाकर नामे सिर हिलाकर अपनी जगह पर अच्छे से बैठकर नाश्ता करने लगता है। रूहानिका भी अपने नाश्ते पर ध्यान देने लगती है। नाश्ता करके सब हॉल में बैठते हैं तो रियांश उठते हुए कहता है, दादी मुझे अपने एक फ्रेंड से मिलने जाना है तो मैं चलता हूँ। सावित्री जी सिर हिला देती हैं तो रूहानिका जल्दी से खड़े होकर रियांश के पीछे जाती है और बाहर आकर कहती है, ऑल द बेस्ट रियांश, और हाँ कॉल करना प्रपोजल पूरा होने पर। रियांश खुशी से कहता है, हाँ भाभी, अच्छा अब मैं चलता हूँ, बाय।
इतना कहकर वो अपनी कार में बैठता है तो रूहानिका भी मुस्कुराकर उसे बाय कहती है। रियाज अपनी कार लेकर चला जाता है। रियाज के जाने के बाद रूहानिका अंदर जाने के लिए पीछे मुड़ती है तो सामने एकांश को देखकर ठिठक जाती है। एकांश उसके पास आकर कहता है, क्या चल रहा है? रूहानिका अनजान बनकर कहती है, क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं। एकांश उसका चेहरा गौर से देखते हुए कहता है, कल से देख रहा हूँ देवर भाभी में कुछ खिचड़ी पक रही है। रूहानिका उसकी बात सुनकर हड़बड़ाकर कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे माँ बुला रही हैं तो मैं ज़रा उन्हें देख कर आती हूँ। इतना बोलकर वो जाने लगती है पर एकांश उसकी कोहनी पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, माँ नहीं बुला रही हैं, आप बताइए क्या चल रहा है? रूहानिका उसकी बात सुनकर मन ही मन कहती है, कैसे बता दूँ, मैंने रियाज को प्रॉमिस किया है कि मैं आपको कुछ नहीं बताऊँगी। इतना सोचकर वो एकांश को देखती है, फिर बहाना बनाकर कहती है, हाँ वो एक्चुअली रियाज का फ्रेंड उससे नाराज़ था ना, तो रियाज मुझसे पूछ रहा था कि वो कैसे मनाए अपने फ्रेंड को, इसलिए तो कल से हम वही प्लानिंग कर रहे थे और अभी भी वो उससे ही मिलने गया है। एकांश रूहानिका की बात सुनकर कुछ पल उसे देखता है, फिर उसकी कोहनी छोड़कर कहता है, अच्छा तो फिर आप मुझसे ये बात इतना छिपा क्यों रही थी? खैर चलिए अंदर चलते हैं, आज संडे है ना, तो संडे को हमारी फैमिली साथ समय गुजारती है, आपको पता है ना। रूहानिका सिर हिलाकर एक चैन की सांस लेकर उसके साथ अंदर चली जाती है। हॉल में सब बैठकर बातें कर रहे थे, तभी नित्या सबको कैरम खेलने को कहती है, तो शिवांश और एकांश कैरम हॉल में रखते हैं, फिर सब मिलकर कैरम खेलते हैं। पूरा दिन राठौर फैमिली एक साथ बिताती है। कैरम खेलने के बाद सब साथ में अच्छी सी मूवी देखते हैं, फिर बचपन की बातें याद करके एक दूसरे को चढ़ाते हैं और शाम को साथ में बैडमिंटन खेलते हैं। इन सब में समय का पता ही नहीं चलता और रात के खाने का समय हो जाता है। रात में सब एक साथ डाइनिंग पर एकत्रित खाना खा रहे थे, तभी डोरबेल बजती है, जिससे रूहानिका मन ही मन खुश होकर सोचती है, लगता है रियांश आ गया। पूछती हूँ कि उसका प्रपोज़ल कैसा रहा। यह सोचकर वो उठकर सावित्री जी से कहती है, दादी माँ मेरा हो गया, अब मैं जाऊँ कमरे में? सावित्री जी मुस्कुराकर सिर हिलाती हैं तो रूहानिका जल्दी से अपनी प्लेट ले जाकर किचन में रखती है, फिर हाथ धोकर रियांश के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। रियांश के कमरे के सामने आकर वो देखती है कमरे का दरवाज़ा बंद था। यह देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है, फिर वो ज़्यादा ना सोचकर दरवाज़ा नॉक करके कहती है, रियांश दरवाज़ा क्यों बंद है? खोलो, मैं हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर रियांश दरवाज़ा खोलता है तो उसकी हालत देखकर रूहानिका हैरानी से कहती है, क्या हुआ रियांश तुम्हें? यह तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? रियांश के बाल बिखरे हुए थे, उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे और कपड़ों की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। रूहानिका की बात सुनकर रियांश उसे अंदर आने को कहता है तो रूहानिका अंदर आती है। उसके आते ही रियांश दरवाज़ा बंद करके रूहानिका को गले लगाकर बच्चों की तरह रोने लगता है। रूहानिका रियांश के रोने पर हैरान हो जाती है, फिर उसकी पीठ सहलाकर कहती है, क्या बात है रियांश, सब ठीक तो है ना? तुम मुझे डरा रहे हो, बोलो क्या हुआ है? रियांश उसकी बात सुनकर उससे अलग होकर रुंधे गले से कहता है, भाभी श्रद्धा की शादी होने वाली है। रियांश की बात सुनकर रूहानिका आश्चर्य हो जाती है तो रियांश आगे कहता है, भाभी जैसा आपने मुझे कहा था मैंने सब वैसा ही किया, और जब आज मैं उसे प्रपोज़ करने गया तब उसने मुझसे कहा कि उसे मुझे कुछ ज़रूरी बात बतानी है, तो मैंने कहा पहले तुम बताओ फिर मैं तुम्हें अपनी बात बताऊंगा। तो उसने मुझे बताया कि उसकी शादी होने वाली है, वो भी उसके पसंद के लड़के से। वो लड़का हमारे ऑफिस में काम करता है, उसे उसके साथ काम करते हुए प्यार हो गया। भाभी उसके बाद मैं कुछ बोल ही नहीं पाया और उसे कॉन्ग्रेचुलेसन बोलकर सीधा घर चला आया। उसकी बातें सुनकर रूहानिका को रियांश के लिए बुरा लगता है और वो बेड पर बैठकर उसे अपने पास आने का इशारा करती है, तो रियांश खामोशी से उसके पास जाता है। रूहानिका उसे अपनी गोद में सिर रखने का इशारा करती है तो रियांश उसकी गोद में सिर रखकर बेड पर लेट जाता है और छोटे बच्चों की तरह रोने लगता है। रूहानिका उसके बालों को सहलाकर कहती है, चुप रियांश, रोते नहीं, क्या पता वो तुम्हारी किस्मत में ना हो, क्या पता तुम्हारी किस्मत में कोई उससे भी अच्छी लड़की हो जो तुम्हें तुमसे भी ज़्यादा प्यार करेगी और तुम्हारा खूब ख्याल भी रखेगी, तुम्हारी सारी ज़रूरतों को ध्यान में रखेगी और तुमसे खूब प्यार भी करेगी। उसकी बातें सुनकर रियांश नम आंखों से उसे देखकर पूछता है, सच में? रूहानिका उसके आंसू पोंछकर कहती है, हाँ सच में, बस इंतज़ार करो उसका। आई नो
श्रद्धा को भूलना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, पर तुम श्रद्धा को छोड़कर उसके सपने देखो जो तुम्हारी ज़िंदगी में आएगी और अपने प्यार से तुम्हारी बेरंग ज़िंदगी में रंग भर देगी। हाँ। उसकी बातें सुनकर रियाज अपने आंसू साफ करके कहता है, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा श्रद्धा को भूलने की। रुहानिका मुस्कुराकर कहती है, यह हुई ना बात, बाकी मैं उसे बुलाने में तुम्हारी पूरी मदद करूँगी, आई प्रॉमिस। उसकी बात सुनकर रियाज उठकर बेड पर बैठकर कहता है, थैंक यू सो मच भाभी, आई डोंट नो, अगर आप ना होती तो मैं किससे ये सब शेयर करता। रुहानिका मुस्कुराकर कहती है, मेंशन नॉट। अच्छा चलो अब तुम मुँह हाथ धोकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारा खाना यहीं ले आती हूँ। इतना कहकर वो बिना रियाज की बात सुने वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे पता था अगर वो रुकी तो रियाज खाने से मना कर देगा। रियाज रुहानिका के ऐसे जाने पर सिर हिलाकर बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद रुहानिका रियाज का खाना लेकर कमरे में आती है तो उसे बालकनी में देखकर खाना टेबल पर रखकर बालकनी में जाकर कहती है, चलो खाना आ गया है। रियाज बिना पीछे मुड़े कहता है, मुझे अभी भूख नहीं है भाभी, मैं बाद में खा लूँगा। रुहानिका उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाते हुए कहती है, हाँ पता है मुझे, बाद में कितना खाओगे, चुपचाप खाओ वरना मैं बात नहीं करूँगी तुमसे। उसकी बात सुनकर रियाज सोफे पर बैठकर बेमन से खाना खाने लगता है तो रुहानिका दूसरे सोफे पर बैठकर कहती है, फिक्र मत करो रियाज, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। रियाज से रिलाकर खाने पर ध्यान देता है तो रुहानिका बात बदलते हुए कहती है, अच्छा तुम्हें पता है आज हम सबने खूब मज़े किए, कैरम खेला, बैडमिंटन खेला और मैंने दोनों में ही तुम्हारे भाई को हरा दिया। वैसे वो कितने बड़े वाले चीटर हैं, जब हारने लगे बैडमिंटन में तो क्रिकेट जैसे शॉट मारने लगे। उसकी बात सुनकर रियाज हंसकर कहता है, भाई यही करते हैं, जब भी वो हारने लगते हैं वो ऐसे ही चीटिंग करते हैं, पर न्यू के लिए वो जानबूझकर हार जाया करते हैं, लेकिन हम सबके लिए कभी भी जानबूझकर नहीं हारते, बल्कि हमें ही हराते हैं। रुहानिका कहती है, हाँ वही तो एक नंबर के चीटर हैं तुम्हारे भाई। तभी एकांश जो कि रुहानिका को ढूंढने के लिए जा रहा था, वो रुहानिका की बात सुनकर रुककर दरवाजे से टिककर कहता है, अच्छा मैं चीटर हूँ। रुहानिका उसकी आवाज़ सुनकर घबराकर सामने देखती है तो उसे दरवाजे पर खड़ा देखकर मनी मन कहती है, अब तो मैं गई, फिर से ये सवाल पूछेंगे यहाँ क्या कर रही थी और रियाज ने सबके साथ खाना क्यों नहीं खाया, रियाज को आने में इतना लेट क्यों हो गया, ओह एक तो ये और इनके सवाल, इतना सोचकर वो नामे से हिलाकर मुंह बनाती है। एकांश अंदर आकर कहता है, रियाज तुमने सबके साथ खाना क्यों नहीं खाया, तुम्हें आने में इतना लेट कैसे हो गया, क्या तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ तुमने आज बाहर डिनर नहीं किया, ऐसे तो तुम अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर ही डिनर करते हो। उसके सवाल सुनकर रियाज बेचारगी से रुहानिका को देखता है तो रुहानिका उठते हुए एकांश से कहती है, चलिए ना हम बाहर चलते हैं, रियाज अभी बहुत थका है ना, तो कल इस बारे में उससे बात करेंगे। हाँ फिर रियाज से, और तुम पूरा खाना ख़त्म करना ओके। रियाज हामी से हिलाता है तो रुहानिका एकांश का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाती है। वहीं एकांश एक नज़र रुहानिका और अपने हाथ को देखता है, फिर प्यार से रुहानिका को देखने लगता है। रूहानिका कमरे में आकर एकांश का हाथ छोड़ती है तो एकांश अपने ख्यालों से बाहर आकर रूहानिका को देखता है। रूहानिका उसे देखकर कहती है, बहुत रात हो गई, अब हमें सो जाना चाहिए। एकांश हामी से रिलाकर क्लोसेट रूम में चला जाता है। कुछ समय बाद एकांश क्लोसेट रूम से चेंज करके आता है तो रूहानिका चेंज करने जाती है। तब तक एकांश जाकर बालकनी में झूले पर बैठ जाता है और एकटक चांद को देखने लगता है। रूहानिका जब चेंज करके बाहर आती है तो एकांश को बालकनी में बैठा देखकर उसके पास जाकर उसकी बगल में बैठते हुए कहती है, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या। एकांश उसे देखकर कहता है, नहीं आ रही तो सोचा कुछ देर यहाँ बैठूं, वैसे भी जब मुझे नींद नहीं आती तो मैं यहीं बैठ जाता हूँ। रुहानिका आसमान को देखकर कहती है, हाँ मुझे भी जब नींद नहीं आती तो मैं भी ऐसे ही अपनी बालकनी में बैठ जाया करती थी और आसमान को देखकर मम्मा से बात करती थी, उनसे बात करके मेरा मन हमेशा हल्का हो जाया करता था। एकांश उसके चेहरे को गौर से देखकर कहता है, पर अब तो आपके पास आपकी मम्मा के अलावा कोई और भी है ना, जिससे आप अपनी दिल की सारी बातें शेयर कर सकती हैं। उसकी बात सुनकर रुहानिका सवालिया नजरों से उसे देखती है तो एकांश कहता है, क्यों आप मुझे नहीं बताएंगी अपने दिल की बातें। रुहानिका उसकी बात पर मुस्कुराकर कहती है, क्यों नहीं। एकांश उसे देखकर अपनी एक आईब्रो उठाकर कहता है, तो फिर बताइए रियांश और आपके बीच क्या खिचड़ी पक रही थी। रुहानिका उसकी बात सुनकर हड़बड़ा जाती है और नज़रें चुराकर कहती है, बताया तो था आपको,
कुछ खिचड़ी नहीं पक रही, बस वो अपने दोस्त को मनाने की बात कर रहा था क्योंकि वो उससे नाराज है। एकांश उसके चेहरे को गौर से देखकर कहता है, झूठ, सच बोलिए, क्या बात है? मैंने आज रियाज को काफ़ी ऑफ देखा। जब मैं उसके रूम में गया था। रूहानिका नज़र चुराकर कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस उसका दोस्त माना नहीं तो तभी वो थोड़ा ऑफ था, और कोई बात नहीं है। एकांश उसकी बात सुनकर कुछ पल उसे देखता है, फिर आसमान की तरफ देखकर कहता है, आपको अब सो जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर रूहानिका उसे देखती है। वो समझ जाती है कि एकांश को हर्ट हुआ है उसके ना बताने पर वो भी क्या कर सकती थी। रियांश ने उसे मना किया था, लेकिन उसे एकांश को सब बता देना चाहिए। आफ्टर ऑल वो रियांश का बड़ा भाई है और उसके ब्रेकअप के बारे में जानने का पूरा हक है एकांश को। यह सोचकर वो रियांश को देखकर कहती है, रियांश का पहला प्यार उसे नहीं मिल पाया। उसकी बात सुनकर एकांश झट से उसे देखता है तो रूहानिका उसे शुरू से लेकर अंत तक सब बताती है। सब जानकर एकांश को बहुत दुख होता है। वो अपने भाई को कभी भी दुखी नहीं देख सकता था और यहाँ तो उसका दिल टूटा था। पता नहीं कैसे रियांश खुद को संभालेगा। यह सोचकर एकांश कहता है, आई होप रियांश खुद को संभाल ले। भले ही वो खुद को नॉटी और कैरियर दिखाता है, पर अंदर ही अंदर वो बहुत सेंसिटिव है। वो एक बार किसी से जुड़ जाए तो बहुत मुश्किल है उसके लिए उस इंसान को भूलना, और यहाँ तो उसे श्रद्धा से प्यार हो गया था। आई डोंट नो वो कैसे भूल पाएगा उसे। रोहानिका उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, हम सब है ना, हम सब मदद करेंगे उसकी, ताकि वो आसानी से श्रद्धा को भूल जाए। पर इससे पहले तो हमें श्रद्धा को उसके ऑफिस से दूर करना होगा, वरना उसे देखकर रियांश कभी मूव ऑन नहीं कर पाएगा। एकांश को सोचते हुए कहता है, हाँ मैं एक काम करता हूँ, श्रद्धा को जयपुर वाली ब्रांच में भेज देता हूँ। इससे श्रद्धा रियांश से दूर रहेगी और रियांश आसानी से मूव ऑन कर पाएगा। रूहानिका सिर हिलाकर कहती है, हाँ बिल्कुल सही फैसला है ये। एकांश उठते हुए कहता है, चलिए अब चलते हैं सोने। कल से रियांश को डाइवर्ट करने का काम मेरा और आपका है, और हाँ उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे सब कुछ पता है। हाँ मैं चाहता हूँ वो मुझे खुद बताए। रूहानिका उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिला देती है और उसके साथ अंदर चली जाती है। अंदर आकर रूहानिका और एकांश अपनी अपनी जगह पर लेटते हैं तो एकांश रूहानिका की तरफ करवट लेकर उसे अपनी तरफ आने का इशारा करता है। रूहानिका उसके पास जाती है तो एकांश उसे अपनी बाहों में भरकर उसके बालों को चूमकर कहता है, गुड नाइट रूह। रूहानिका अपना सिर उसके सीने पर टिकाकर उसे देखकर मुस्कुराकर कहती है, गुड नाइट। एकांश मुस्कुराकर आंखें मूंद लेता है तो रूहानिका भी आंखें मूंद लेती है। अगली सुबह रूहानिका की नींद खुलती है तो उसे कुछ अजीब महसूस होता है, साथ ही उसे अपने पेट में दर्द का एहसास होता है। तो वो झट से एकांश को खुद से दूर करके क्लोसेट रूम में चली जाती है। क्लोसेट रूम में रूहानिका अपनी ज़रूरत का सामान ढूंढती है, पर वो ख़त्म हो चुका था। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू झिलमिला जाते हैं। रूहानिका वहीं खड़ी सोचती रहती है कि अब क्या करे। तभी एकांश क्लोसेट रूम का दरवाज़ा खटखटाकर कहता है, रूह आप ठीक तो है ना? आपने ऐसे अचानक मुझे दूर किया तो मेरी नींद खुल गई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? रूहानिका खुद को संभाल कर धीरे से कहती है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी मुरझाई आवाज़ सुनकर एकांश कहता है, तो फिर आपकी आवाज़ इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही है? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। रूहानिका उसकी बात सुनकर मन ही मन कहती है, अब मैं इन्हें क्या कहूँ। एक काम करती हूँ, मैं न्यू के पास जाकर उससे सैनिटरी नैपकिन ले लेती हूँ, उसके पास तो होगा ही। यह सोचकर वो जल्दी से दरवाज़ा खोलती है और हड़बड़ाकर बाहर निकलने लगती है तो एकांश पीछे से जाता है। तभी एकांश का ध्यान रूहानिका की ड्रेस पर लगे स्टेन पर जाता है। रूहानिका की ड्रेस पर स्टेन देखकर एकांश समझ जाता है रूहानिका की प्रॉब्लम, इसलिए वो उसे रोकते हुए कहता है, रुके आप यहीं, मैं लेकर आता हूँ आपका सामान। उसकी बात सुनकर रूहानिका असमंजस में उसे देखती है तो एकांश उसे देखकर कहता है, आपकी ड्रेस पर स्टेन लग गया है तो आप ऐसे में बाहर कैसे जाएंगी? अगर किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। रूहानिका उसकी बात सुनकर शर्मिंदगी से नज़र झुका लेती है तो एकांश वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद एकांश एक पैकेट लेकर आता है और रूहानिका को दे देता है, जिससे रूहानिका बिना उसे नज़रें मिलाए वो पैकेट लेकर बाथरूम में चली जाती है। कुछ समय बाद रूहानिका नहाकर फ्रेश होकर बाहर आती है तो एकांश को बेडशीट बदलते देखकर उसके पास जाकर उसे रोकते हुए कहती है, आप ये क्यों कर रहे हैं? मैं कर दूंगी प्लीज़। एकांश उसे काउच पर बैठाकर कहता है,
अभी आप शांति से बैठिए यहाँ पर, यह सब मैं कर लूँगा। उसकी बात सुनकर रूहानिका शर्मिंदगी से सिर झुकाकर कहती है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको ये सब करना पड़ रहा है। अगर मुझे अपनी ड्यू डेट याद रहती तो ये नहीं होता। एकांश उसकी बात सुनकर उसके बगल में बैठकर उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि यह तो एक नॉर्मल सा प्रोसेस है जो हर लड़की के साथ होता है, क्योंकि आप सब इतनी स्ट्रांग जो होती हैं। इस टाइम पर जो पेन होता है वो हम मर्द तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। कहा जाता है शुरू से ही लड़के बहुत स्ट्रांग होते हैं, लड़कियां नहीं। पर सच्चाई तो यह है कि लड़कियां बहुत स्ट्रांग होती हैं, जो पीरियड्स के वक्त इतना दर्द सहने के बाद भी नॉर्मल रहती हैं और अपना सारा काम करती हैं। फिर प्रेगनेंसी में लड़कियों को कितना दर्द सहना पड़ता है, पर फिर भी वो खुशी खुशी सब सहती हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत स्ट्रांग है। इसलिए आपको शर्मिंदा होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं आपका हस्बैंड हूँ। और अगर आप मुझसे ये सब नहीं बताएंगी तो किसे बताएंगी? इसलिए मेरे सामने एकदम केयर फ्री होकर रहा करिए। हाँ। उसकी बातें सुनकर रूहानिका की आंखें नम हो जाती हैं और वो झट से आगे बढ़कर एकांश के गले लग जाती है। तो एकांश मुस्कुराकर उसका सिर सहलाता है। फिर कुछ देर बाद उससे पूछता है, दर्द हो रहा है आपको? रूहानिका वैसे ही उसके सीने से लगी हाँ में सिर हिलाती है। तो एकांश उसे खुद से दूर करके कहता है, आप यहीं बैठिए, मैं अभी आया। रूहानिका उसकी बात पर सिर हिलाती है तो एकांश वहाँ से उठकर चला जाता है। एकांश के जाने के बाद रूहानिका उससे कहती है, एकांश जी कितने अच्छे हैं, वो हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं, मुझे सेफ फील करवाते हैं। उनके साथ मुझे हमेशा काफ़ी अच्छा महसूस होता है। क्या यही प्यार है जो आजकल मैं उनके साथ फील कर रही हूँ? क्या इसे ही प्यार कहते हैं? आई डोंट नो ये फीलिंग्स क्या है। आई जस्ट होप कि मुझे जल्दी अपनी फीलिंग्स का एहसास हो जाए, उसका नाम मिल जाए। इतना कहकर वो मुस्कुरा देती है। तभी एकांश आता है। उसके हाथ में हॉट वाटर बैग और एक ट्रे थी जिसमें गिलास रखा हुआ था। एकांश ट्रे लाकर टेबल पर रखता है और गिलास उठाकर रूहानिका को देते हुए कहता है, इसे पी लीजिए, इससे आपको पेट दर्द में आराम महसूस होगा। उसकी बात सुनकर रूहानिका काढ़े को देखकर मुंह बिगाड़ कर कहती है, इट्स ओके, आई एम फाइन नाउ। एकांश उसे आंखें दिखाकर कहता है, चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह पीजिए इसे। रूहानिका अपना निचला ओंठ बाहर निकाल कर कहती है, आप मुझे डरा रहे हैं। एकांश प्यार से कहता है, रू पी लीजिए इसे, फिर मैं आपको चॉकलेट दूंगा, ओके। रूहानिका की आंखों में चॉकलेट का नाम सुनकर चमक आ जाती है और वो मुंह नाक सिकोड़कर किसी तरह वो काढ़ा ख़त्म करती है और गिलास टेबल पर रखती है। तो एकांश अपने हाथ से रूहानिका का मुंह साफ करता है, फिर हॉट वाटर बैग देकर कहता है, अब इससे आप सिकाई करिए, तब तक मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ। इतना कहकर वो उठने लगता है। रूहानिका उसका हाथ पकड़कर उसे रोककर कहती है, अरे पर मेरी चॉकलेट। एकांश नर्वसली मुस्कुराकर कहता है, वो मैं आपको ऑफिस से आने के बाद दे दूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास वो है नहीं। उसकी बात सुनकर रूहानिका मुंह बनाकर उसका हाथ छोड़कर गुस्से में बेड पर जाकर लेट जाती है और अपने चेहरे तक कंबल ओढ़ लेती है। तो एकांश घड़ी देखता है जिसमें 8 बजने वाले थे। इतना समय देखकर एकांश रूहानिका को बाद में मनाने का सोचकर जल्दी से बाथरूम चला जाता है। एकांश के बाथरूम जाते ही दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर रूहानिका अपने चेहरे से कंबल हटाकर गुस्से में बड़बड़ाती है, इन्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, बिना मुझे मनाए ही नहाने चले गए हूँ, अब मैं भी इनसे बात नहीं करूँगी। इतना कहकर वो बेड पर अपने पैर पटक कर फिर से कंबल ओढ़ लेती है। कुछ समय बाद एकांश फ्रेश होकर बाहर आता है तो रूहानिका को सोते देखकर उसके पास जाकर उसका चेहरा सहलाता है, फिर उसका माथा चूमकर वहाँ से चला जाता है। नीचे सब साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी एकांश वहाँ आता है और सबसे गुड मॉर्निंग विश करके अपनी जगह पर बैठ जाता है। तो सावित्री जी कहती हैं, एकांश गुड़िया कहाँ है, आज पूजा करने भी नहीं आई। एकांश उनकी बात सुनकर कहता है, दादी वो सो रही है, उनकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी इसलिए। सावित्री जी चिंता जताते हुए कहती हैं, क्या हो गया उसे? एकांश उन्हें आश्वासन देकर कहता है, कुछ नहीं दादी, बस हल्का सा सिर दर्द था तो मैंने कहा रेस्ट कर लीजिए। सोना जी से, अच्छा माँ सुनिए, आप ना कुछ देर बाद जाकर उन्हें नाश्ता करवा दीजिएगा और थोड़ा फ्रूट्स वगैरह भी दीजिएगा, क्योंकि उनकी कमज़ोरी बहुत है। एकांश की बात सुनकर सोना जी सिर हिलाकर कहती हैं, तुम चिंता मत करो अंश, मैं सब देख लूँगी। एकांश आराम से अपना नाश्ता करने लगता है। तभी सावित्री जी कहती हैं,
ये रियाज कहाँ है? आए क्यों नहीं अभी तक नाश्ता करने? उनकी बात सुनकर एकांश को रूहानिका की बातें याद आती हैं, इसलिए वो बात संभाल कर कहता है, एक्चुअली दादी रियाज की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, उसे हल्का सा फीवर लग रहा था तो इसलिए वो नहीं आया। फिर सोना जी से, माँ आप उसे भी नाश्ता करवा दीजिएगा और भले ही वो जितना भी मना करे आप करवा ज़रूर दीजिएगा, ओके? सोना जी चिंता जताते हुए कहती हैं, ज़्यादा तबीयत तो ख़राब नहीं है ना रियांश की? कल रात आया तो हम सबसे मिला भी नहीं। फिर जब रात को मैं उसके कमरे में गई थी तब दरवाज़ा बंद था और मेरे खटखटाने पर उसने खोला भी नहीं, तो मैंने सोचा शायद सो गया होगा। एकांश कहता है, माँ सब ठीक है, बस कल रात उसने आइसक्रीम खा ली थी बाहर, और आप जानती हैं ना आजकल मौसम कैसा है, तो बस जनाब को सर्दी लग गई, बाकी सब ठीक है। सोना जी उसकी बात सुनकर एक चैन की सांस लेती हैं तो सावित्री जी कठोरता से कहती हैं, रियांश कभी अपनी सेहत के बारे में नहीं सोचता है, अगर ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती तो, और ना ही उसे अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास है। उनकी बात सुनकर सब खामोश हो जाते हैं तो एकांश बात संभालते हुए कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है दादी, आप तो जानती हैं ना रियांश जब बाहर होता है तो अक्सर ऐसा करता है, बाकी वो बहुत सीरियस है अपनी जिम्मेदारियों को लेकर। उसकी बात सुनकर सावित्री जी आगे कुछ नहीं कहती हैं और खामोशी से नाश्ता करने लगती हैं, तो बाकी सब भी खामोशी से अपना नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता ख़त्म करके एकांश राजवीर जी और रणविजय जी के साथ ऑफिस चला जाता है। वहीं शिवांश और नित्या रियांश के कमरे में चले जाते हैं उसका हालचाल पूछने। पूजा जी और सोना जी किचन में जाकर कुछ हल्का बनाने लगती हैं रियांश और रूहानिका के लिए, और सावित्री जी सोफे पर बैठकर ईश्वर का जाप करने लगती हैं। रियांश के कमरे में रियांश को पूरी रात नींद नहीं आई थी, वो एकटक अपने फ़ोन में अपनी और श्रद्धा की तस्वीर देख रहा था और उसने दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर रखा था ताकि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। तभी शिवांश और नित्या उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक करके कहते हैं, रियांश भाई दरवाज़ा खोलिए, हम हैं। उनकी आवाज़ सुनकर रियांश अपने आंसू पोंछकर कहता है, तुम दोनों अभी जाओ, मैं बाद में बात करूँगा तुमसे। नित्या कहती है, भाई आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है क्या? इसलिए मैं कहती हूँ कि इतनी आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, देखिए अब हो गए ना बीमार आप। उसकी बात सुनकर रियांश को लगता है रूहानिका ने उसकी तबीयत सही ना होने का बहाना बना दिया है, इसलिए वो कहता है, हाँ अभी थोड़ी कमज़ोरी है, इसलिए तुम जाओ, मैं बाद में तुम दोनों से मिलूँगा, अभी तुम दोनों कॉलेज जाओ। रियांश की बात सुनकर नित्या शिवांश को देखती है तो शिवांश कहता है, चलो अभी चलते हैं, कॉलेज से आकर भाई को देखेंगे। नित्या हामी भरकर उसके साथ अपने कमरे की ओर चली जाती है। रियांश उनके जाने के बाद श्रद्धा की फ़ोटो देखकर उस पर अपना हाथ फिराकर कहता है, आई लव यू सो मच श्रद्धा, काश तुम मेरा प्यार देख पाती। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। तभी सोना जी और पूजा जी उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक करके कहती हैं, रियांश बेटा दरवाज़ा खोलो और कुछ खा लो। उनकी आवाज़ सुनकर रियांश अपने आंसू पोंछकर अपना फ़ोन बंद करके उठता है और दरवाज़ा खोलता है तो पूजा जी उसके चेहरे को देखकर कहती हैं कि इतना मुरझा गया है मेरा बच्चा एक दिन में। सोना जी अंदर आते हुए कहती हैं, चलो रियांश जल्दी से फ्रेश होकर आओ, फिर मैं तुम्हें अपने हाथ से दलिया खिलाती हूँ, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। पूजा जी बेड पर बैठते हुए कहती हैं, हाँ फिर मैं तुम्हें दवा दे दूँगी बुखार की, वैसे दिखाओ तो ज़रा इतना बुखार है, अगर ज़्यादा है तो डॉक्टर को बुला लें। रियांश कहता है, नहीं डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मेडिसिन ले लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा, आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए। सोना जी कहती हैं, अच्छा तुम जाओ, जाकर फ्रेश होकर आओ जल्दी से, वरना नाश्ता ठंडा हो जाएगा। उनकी बात सुनकर रियांश से रिलाकर बाथरूम चला जाता है। सोना जी कमरा देखते हुए कहती हैं, कितना गंदा कर रखा है इसने अपना कमरा, सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। पूजा जी कहती हैं, अरे बच्चा है दीदी, धीरे धीरे सीख जाएगा सब। सोना जी उन्हें घूरते हुए कहती हैं, हर वक्त उसकी साइड लेना सही नहीं है छोटी। उनकी बात सुनकर पूजा जी मुंह बना लेती हैं तो सोना जी रियांश का सामान समेटने लगती हैं। सामान समेटकर वो बेड साफ करके नई चादर उस पर बिछाती हैं, फिर ज़मीन में पड़ी फाइल्स और लैपटॉप को उनकी जगह पर रखती हैं। तब तक रियांश भी बाहर आ जाता है तो सोना जी उसे अपने हाथ से दलिया खिलाती हैं, फिर पूजा जी उसे दवा देती हैं तो उसे खाकर रियांश बेड पर लेट जाता है। सोना जी और पूजा जी उसके अगल बगल बैठकर उसके सिर पर हाथ फिराने लगती हैं तो रियांश भावुक होकर सोना जी की गोद में सिर रख लेता है। इसके साथ ही उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं।
सोना जी रियांस के बालों को सहलाकर कहती हैं, ज़्यादा दर्द है सिर में? रियांस अपने आप को संभाल कर कहता है, नहीं माँ, बस कुछ देर आपकी गोद में सिर रखकर सो जाऊँगा तो ठीक हो जाऊँगा। सोना जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर उसका सिर सहलाकर कहती हैं, सो जाओ। रियांस बिना कुछ बोले अपनी आंखें मूंद लेता है और कुछ ही देर में अपनी सारी परेशानियां भूलकर सोना जी की गोद में सिर रखकर सो जाता है। आखिर माँ की गोद होती ही ऐसी है कि अगर बच्चा एक बार उनकी गोद में सिर रखकर सोए तो वो अपनी सारी परेशानियां भूल जाता है। रियांस के सोने के बाद सोना जी और पूजा जी कुछ देर वहीं बैठती हैं। फिर सोना जी उसका सिर अपनी गोद से हटाकर तकिए पर रखकर उस पर कंबल डालकर उसका माथा चूमकर पूजा जी के साथ बाहर चली जाती हैं। पूजा जी और सोना जी फिर किचन में जाकर रूहानिका के लिए नाश्ता लेती हैं और उसके कमरे में जाकर उससे नाश्ता करवाती हैं। रूहानिका को नाश्ता करवाकर पूजा जी और सोना जी उसके साथ बैठकर बातें करने लगती हैं। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है तो सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। वहीं रियांस अपने कमरे में ही रहता है तो सोना जी उसे अपने हाथ से खाना खिलाती हैं। सोना जी के जाने के बाद रूहानिका रियांस के कमरे में जाकर नॉक करती है तो रियांस अंदर से कहता है, आ जाइए। रूहानिका अंदर आकर कहती है, ये क्या हाल बना रखा है तुमने रियांस? उसकी आवाज़ सुनकर रियांस बेड पर बैठते हुए कहता है, अरे भाभी आप आइए ना, बैठिए। रूहानिका बेड पर बैठकर उसे घूरते हुए कहती है, रियांस तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम श्रद्धा को भूलने की कोशिश करोगे और यहाँ तो तुम देवदास बनकर बैठ गए हो। रियांस मायूसी से कहता है, नहीं भूल पा रहा ना भाभी, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रूहानिका एक गहरी सांस लेकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, रियांस तुम कोशिश तो करो एक बार, घर में सबके साथ पहले जैसा बिहेव करो। शिव और छोटी के साथ मिलकर प्रैंक करो, उन दोनों के साथ आउटिंग करो, अपने फ्रेंड के साथ बाहर आउटिंग करो। देखना इन सबसे तुम उसे भूल जाओगे। फिर भी अगर टाइम बचे तो फैमिली के साथ मिलकर टाइम स्पेंड करो। आई एम 100% श्योर इन सबसे तुम उसे भूल जाओगे जल्दी ही। रूहानिका की बात सुनकर रियांस कहता है, ओके भाभी, मैं ट्राई करूँगा। रूहानिका हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, तो फिर चलो अभी से शुरू करो। छोटी और शिव के एग्ज़ाम होने वाले हैं तो जाओ जाकर उन्हें पढ़ाओ। रियांस उसकी बात पर सिर हिलाकर बेड से उठता है तो रूहानिका भी उसके साथ उठकर कमरे से बाहर चली जाती है। रियांस शिवांश और नित्या के कमरे की ओर चला जाता है। वहीं रूहानिका अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी सोना जी उसके पास आकर कहती हैं, रूहानिका बेटा, आज अंश अपना लंच नहीं ले गया है तो क्या तुम उसे ऑफिस में लंच दे आओगी? उनकी बात सुनकर रूहानिका कहती है, जी मैं देकर आती हूँ माँ। लंच रेडी है? स्वर्णा जी कहती हैं, हाँ बेटा लंच रेडी है, बस तुम नीचे जाओ और लंच लेकर ड्राइवर के साथ ऑफिस चली जाओ। उनकी बात सुनकर रूहानिका सिर हिलाकर कहती है, ठीक है माँ, मैं रेडी होकर चली जाती हूँ। स्वर्णा जी सिर हिलाकर वहाँ से चली जाती हैं तो रूहानिका जल्दी से अपने कमरे में जाकर लेवेंडर कलर का सूट पहनती है और बालों को खुला छोड़कर नीचे से कर्ल कर लेती है। मांग में एक कांच के नाम का कुमकुम लगाती है और माथे पर एक छोटी सी स्टोन वाली बिंदी लगाती है। फिर आंखों में गहरा काजल लगाती है और होठों पर हल्की न्यूड शेड की लिपस्टिक लगाकर खुद को एक बार आईने में देखती है। फिर सैंडल पहनकर अपना फ़ोन और पर्स उठाकर कमरे से बाहर निकल जाती है। नीचे आकर रूहानिका किचन से एकांश का लंच लेती है और बाहर निकलकर ड्राइवर के साथ एकांश के ऑफिस चलने को कहकर कार में बैठ जाती है। तो ड्राइवर कार स्टार्ट करके ऑफिस की तरफ मोड़ लेता है। वहीं रूहानिका रास्ते में मन ही मन सोचती है, आज पहली बार मैं उनके ऑफिस जा रही हूँ उनकी पत्नी बनकर। नहीं तो उससे पहले तो मैं कितनी बार गई हूँ पापा के साथ या उनका लंच देने, पर आज पहली बार मैं एकांश जी की पत्नी बनकर ऑफिस जा रही हूँ। आई होप मैं सही दिख रही हूँ। इतना सोचकर वो नर्वस होकर खिड़की से बाहर देखने लगती है। कुछ देर बाद ड्राइवर एकांश के ऑफिस के सामने कार रोकता है और रूहानिका से कहता है, मैम ऑफिस आ गया है। उनकी बात सुनकर रूहानिका अपना पर्स और लंच लेकर कार से उतरती है और एक गहरी सांस लेकर ऑफिस के अंदर चली जाती है। अंदर आकर रूहानिका सीधा एकांश के केबिन की तरफ जाने लगती है क्योंकि ऋषभ जी की वजह से उसे ऑफिस में सबके केबिन के बारे में अच्छे से पता था। भाई बाकी सबको ऑफिस में रूहानिका के बारे में पता था, इसलिए कोई उसे नहीं रोकता। एकांश के केबिन के सामने खड़े होकर रूहानिका दरवाज़ा नॉक करने को होती है कि तभी पीछे से कोई कहता है, रू। आवाज़ सुनकर रूहानिका पीछे मुड़ती है तो सामने अभिमन्यु को देखकर हैरानी और खुशी से कहती है, अभी तुम यहाँ? अभिमन्यु मुस्कुराकर उसके पास आकर कहता है, हाँ एक्चुअली मिस्टर एकांत सिंह राठौर के साथ मेरी मीटिंग थी एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में, तो बस इसलिए आया था।
वैसे कितने सालों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। 17 साल की थी तुम जब तुम्हें आखिरी बार देखा था, और अब देखो कैसी हो गई हो। रोहानिका मुस्कुराकर कहती है, तुम भी तो कितने हैंडसम हो गए हो। मैंने भी तुम्हें आखिरी बार तभी देखा था जब तुम 17 साल के थे। उसके बाद तुम चले गए अपनी स्टडीज़ के लिए अब्रॉड, और अपनी इस दोस्त को भूल गए। एक बार भी याद नहीं आई तुम्हें मेरी। अब मन्नू उसकी शिकायत सुनकर मुस्कुराकर कहता है, अरे बाबा बिजी हो गया था, पहले पढ़ाई में फिर काम में। जानती हो, मैंने खुद का बिजनेस शुरू किया था आज से करीब 3 साल पहले, और आज वो न सिर्फ फॉरेन बल्कि इंडिया में भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। रोहानिका उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेसन। अब मन्नू मुस्कुराकर कहता है, थैंक यू। मैं दूसरी तरफ एकांश अपने केबिन में बैठा रोहानिका के आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि सोना जी ने उसे फ़ोन करके बताया था कि रोहानिका लंच लेकर आने वाली है। यह सोचकर एकांश खुद से कहता है, यह रूह अब तक आई क्यों नहीं? अब तक तो आ जाना चाहिए था। एक बार बाहर जाकर देखता हूँ। इतना सोचकर वो उठकर अपने केबिन का दरवाज़ा खोलता है तो सामने रोहानिका और अभिमन्यु को हंसते मुस्कुराते हुए बातें करते देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। उसका मन करता है जाकर अभिमन्यु के दांत तोड़ दे, पर वो अपने आप को कंट्रोल करके अपना गला साफ करता है, जिससे वो दोनों रोहानिका और अभिमन्यु को उसके होने का एहसास हो। पर रोहानिका और अभिमन्यु अपनी बातों में इतना मगन थे कि उन्हें एकांश के गला साफ करने की आवाज़ सुनाई नहीं देती। यह देखकर एकांश को हल्का सा गुस्सा आता है और वो आगे बढ़कर रोहानिका के पास जाकर उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करके प्यार से उसका चेहरा देखकर कहता है, जान, आप कब आई और मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? आपको पता है ना, ऐसे ही आपके बिना मुझसे रहा नहीं जाता। और फिर आज आप पहली बार आई भी तो मुझसे मिलने भी नहीं आई। किसी के अचानक करीब खींचने पर रोहानिका घबराकर अपनी बगल में देखती है तो एकांश की बातें सुनकर और उसकी हरकत पर हैरान हो जाती है। वहीं अभिमन्यु उन दोनों को देखकर कंफ्यूज होकर कहता है, रूह, तुम जानती हो मिस्टर एकांश सिंह राठौर को? अभिमन्यु के मुंह से रोहानिका के लिए रूह सुनकर एकांश की मुट्ठियां भिज जाती हैं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।